बीजेपी कर्नाटक में भी सत्ता पर काबिज है और केंद्र में भी है। आप सब जानते हैं दोनों जगह यानी कि डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में चल रही है। बीजेपी के शब्दों को अगर दोहराएं तो दोनों ही जगहों पर वो सत्ता को दोहराना चाहती है इस बार के चुनाव में। यानी अभी जो कर्नाटक में चुनाव है और उसमें भी सत्ता हासिल करना चाहती है और 2024 में भी सत्ता हासिल करने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस के दोहरे वार से बीजेपी बेहाल हो रही है। बीजेपी शायद इस गुमान में थी कि उसे चुनौती देने की ताकत किसी में भी नहीं है। बीजेपी ने खुद को अजेय मान लिया था, लेकिन अब भीतर और बाहर दोनों जगहों से मिल रही चुनौतियों से बीजेपी हिल गई है। कर्नाटक चुनाव से पहले टिकटों के बंटवारे ने बीजेपी की पोल खोल दी है, बता दिया है कि बीजेपी भीतर से कितनी खोखली है और कमजोर है। टिकट न मिलने से नाराज कई नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी पर कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। आज ट्वीट में कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है जरा देख लीजिए। कांग्रेस ने लिखा कि देखा आपने, जो कहा था वही हुआ। कर्नाटक बीजेपी में भगदड़, इस्तीफों की बारिश। लक्ष्मण सावदी एक्स डिप्टी सीएम, डीपी नारीबोल एक्स एमएलए, एमपी कुमारस्वामी एमएलए, रामप्पा लमानी एमएलए, गुलिहट्टी शेखर एमएलए, शंकर आर एमएलसी, एस अंगारा मंत्री और डॉक्टर विश्वनाथ येदुरप्पा के करीबी। राज्य भर में बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा जारी। नोट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लिखा जा रहा है कि ट्वीट लिखने तक इतने नेताओं के बीजेपी छोड़ने की जानकारी है। ये लिस्ट समय के साथ बढ़ती जा रही है, अपडेट करते रहेंगे। ये कांग्रेस की तरफ से बीजेपी में किस ढंग से इस्तीफों की बारिश हो रही है और भगदड़ है, ये कांग्रेस ने ट्वीट करके बताया है। तो दोस्तों, कांग्रेस का ये तंज बीजेपी को दोहरा जवाब देने जैसा है। दरअसल कल ही राजस्थान में पीएम मोदी ने अशोक गहलोत पर तंज किया था कि राजनीतिक उठापटक और आपाधापी के बावजूद अशोक गहलोत रेलवे के कार्यक्रम में आए और इसके लिए उन्हें धन्यवाद, ये मोदी जी कल कह रहे थे। मोदी जी का दरअसल इशारा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रही तकरार पर था, लेकिन कांग्रेस की खिंचाई करते हुए मोदी जी दरअसल ये नहीं देख पाए कि खुद उनकी पार्टी में क्या हाल है। कर्नाटक में कई पूर्व के जो और मौजूदा विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और इसके बाद बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल और कितना मुश्किल हो जाएगा, ये इसका अंदाजा शायद पार्टी के नेताओं को होगा ही। बीजेपी की इस उठापटक के बीच कांग्रेस में कर्नाटक में कांग्रेस के लिए स्थिति जो है वो मजबूत बताई जा रही है। कई सारे सर्वे भी इस बार कांग्रेस की जीत का अनुमान लगा रहे हैं। अगर ये सर्वे सच होते हैं तो इससे कांग्रेस और भी मजबूत होगी। और दूसरी तरफ कर्नाटक से इधर छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ें तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस मजबूत है ही और आज वहां पर चुनावी शंखनाद करने के लिए प्रियंका गांधी बस्तर पहुंची। बस्तर आप सब जानते हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है और आदिवासी बहुल ये राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी बस्तर में पाए जाते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। और इसी बस्तर में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन आज आयोजित किया था जिसमें प्रियंका गांधी ने शामिल होकर के कांग्रेस की मजबूती का ऐलान किया और साथ ही 2018 के पहले के 15 सालों के बीजेपी शासन की कमियां गिनाकर यह बताया कि बीजेपी ने बस्तर का कितना नुकसान किया है। प्रियंका ने अपने भाषण की शुरुआती लाइनें आदिवासियों की भाषा गोंडी में बोल करके यहां के लोगों से अपनी नजदीकी को बयां किया है। जरा सुन लीजिए प्रियंका गांधी कह क्या रही हैं। आज भरोसे का सम्मेलन है। इतनी बड़ी तादाद में मैं देख रही हूं, मेरी बहनें यहां आई हैं मेरी बातें को सुनने के लिए। क्यों आई हैं? मैं तो छत्तीसगढ़ पहली बार आई हूं, मुझको तो आप जानते नहीं हैं। आप इसलिए आई हैं क्योंकि आपको मेरे परिवार के एक एक सदस्य पर भरोसा है। आप इसलिए आई हैं
क्योंकि आज से कई साल पहले 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां आदिवासी सम्मेलन में आए थे, आपके संपर्क में आए, उन्होंने आपके लिए कार्य किया, विकास किया। आप इसलिए आई हैं क्योंकि इंदिरा जी के दिल में आपके लिए एक बहुत खास जगह थी। पूरी देश में वो घूमी और शायद मैं पहली बार यहां आ रही हूं बस्तर में, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि बचपन से मुझे बस्तर के बारे में मालूम है। मैं आपकी हस्तकला को पहचानती हूं, आपकी संस्कृति को जानती हूं, यहाँ की कहानियों को जानती हूं और आपके संघर्ष के बारे में सब कुछ जानती हूं, क्योंकि मेरे परिवार के एक एक सदस्य ने आपके संघर्ष को पहचाना, आपकी संस्कृति को पहचाना और आपके आत्मसम्मान का आदर किया। और आगे चलते चलते कांग्रेस पार्टी ने जितना भी काम किया यहाँ उसी भावना से किया, उसी भरोसे की वजह से किया। देखिए, जीवन का जो भी रिश्ता होता है, चाहे परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, सहेलियों के साथ हो, काम करते हैं तो जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ, हर रिश्ते में भरोसे की जरूरत होती है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता, जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो भरोसे के बिना हो सकता है। अभी मैं यहाँ आपके सारे स्टॉल देख रही थी, तो वहां कोने में शायद एक आइसक्रीम बनाने का स्टॉल है। एक मेरी बहन खड़ी थी, उसने कहा बहुत देर से इंतजार कर रही थी, आइसक्रीम बनाई थी, लेकिन बहुत प्यार से मुझे कहा कि दीदी आप मत खाओ, आपका गला खराब हो जाएगा, आपको बोलना है, ठंडा मत खाओ। देखो, एक पल में मुझसे रिश्ता जोड़ दिया, एक पल में मेरी सहेली बन गई, और ये भरोसे के आधार पर ही होता है। इसीलिए सार्वजनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? भरोसा ही होता है। आज हम सब नेता तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को, भरोसे का सम्मेलन कर रही हैं बस्तर में और परिवार को कैसे जोड़ रही हैं। और प्रियंका भाषण की कला बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और रिजम्बल करती हैं अपनी दादी से, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि इंदिरा गांधी से। तो प्रियंका को देखने के लिए काफ़ी भीड़ जुटी थी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में। वैसे ये संयोग ही है कि प्रियंका गांधी के परनाना और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आज ही के दिन यानी 13 अप्रैल 1955 को बस्तर आए थे, और अब 13 अप्रैल 2023 को प्रियंका गांधी जो हैं वो बस्तर पहुंची। कांग्रेस और बस्तर यानी दोनों के कैलेंडर में ये तारीख इस वजह से अब आज खास हो गई है। खैर, प्रियंका के इस दौरे का अच्छा असर छत्तीसगढ़ चुनाव में देखने को मिलेगा, इसका अनुमान कांग्रेस लगा रही है, क्योंकि इससे पहले हिमाचल चुनाव में भी प्रियंका की सक्रियता से कांग्रेस को जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति मजबूती से तैयार हो रही है। इसके साथ ही कांग्रेस 2024 के चुनावों में भी बीजेपी को मात देने की योजना बना चुकी है। कल जिस तरह से विपक्षी एकता की तस्वीरें सामने आईं, उससे जाहिर हो रहा है कि इस बार केवल विपक्षी एकता की कोशिशें मुंहजुबानी नहीं हो रही हैं, बल्कि उसे जमीन पर सच करने की तैयारी भी चल रही है। कल नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके अलावा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इन चारों की जबरदस्त एक मीटिंग हुई और उसके बाद इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नीतीश कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा था, एक बार जस्ट रिकॉल करने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिए क्या कुछ नीतीश कुमार कह रहे हैं। अभी काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली, और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना, और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है, और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है,
अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। तो ये अरे आप तो मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो। तो कह रहे हैं नीतीश कुमार काफी लोग इकट्ठा होंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने भी पत्रकारों को संबोधित किया था। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। आज की चर्चा को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है राहुल गांधी नीतीश कुमार के बयान, और साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डबल अटैक बीजेपी के ऊपर जो है वो क्यों हो रहा है। सुनिए जरा राहुल गांधी को। खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो विचारधारा की लड़ाई, देश पर आक्रमण, ये तमाम बातें यहाँ कह रहे थे राहुल गांधी। और उनसे पहले आपने सुन लिया नीतीश कुमार को। ये बाइट कल की है। इसके बाद नीतीश कुमार केजरीवाल से मिले थे, नीतीश कुमार भी, तेजस्वी यादव भी। तेजस्वी यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट भी किया था। ये सब आप लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों, यानी कांग्रेस एक तरफ, या कांग्रेस और विपक्ष एक तरफ बीजेपी को की अंदरूनी कमजोरी को पहचान कर उसे हराने की तैयारी कर रही है, और दूसरी तरफ ये तमाम दल जो हैं, और खासकर कांग्रेस कहें तो खुद को मजबूत कर बीजेपी को मात देने की रणनीति भी बना रही है। बीजेपी पर यह दोहरा वार क्या उसे सत्ता से बाहर कर पाएगा या सत्ता में आने से रोकेगा, यह बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं, सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, सत्ता में इस वक्त चाहे कर्नाटक की बात करें तो वहाँ भी बीजेपी है, और केंद्र की बात करें, दिल्ली की गद्दी पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी बीजेपी से हैं। और बीजेपी कई राज्यों में चुनाव इस दम पर लड़ती है और कहती है एक बहुत शानदार स्लोगन के साथ कि डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में भी हमारी सरकार और यहाँ भी आप हमारी सरकार बनाइए तो विकास की गति को कई गुना हम बढ़ा देंगे। क्या ऐसा होने जा रहा है? क्या कर्नाटक में बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होगी? और कर्नाटक में अगर सत्ता पर काबिज नहीं हुई तो क्या हार की झड़ी लग जाएगी, या बीजेपी संभलेगी दूसरे राज्यों के चुनाव में? और 2024 में क्या बीजेपी वापस आएगी या बीजेपी नहीं? बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त देखिए स्क्रीन पे 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबका। और साथ में जुड़ गए हैं हमारे साथ सुनील शुक्ला जी। जरा सुनील शुक्ला जी का नाम चेंज कर दीजिए, नाम तो सबके गड़बड़ चल रहे हैं, पूरे नाम चेंज कीजिए। और सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। और स्वामी जी, क्या कहा जाए, ये जो डबल अटैक है, इस भंवर में बीजेपी यहाँ फंसी हुई दिखाई दे रही है, या अभी विपक्ष जो है वही अपने भंवर से बाहर नहीं निकल पाया है? किस रूप में देखा जाए? कल से लेकर आज तक के डेवलपमेंट में एक डेवलपमेंट और भी है कि कल शरद पवार दिल्ली आ रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। देखिए, शरद पवार इससे पहले जब भी आते थे और अगर कांग्रेस के किसी लीडर से मिलना होता था तो सोनिया गांधी का नाम आता था, लेकिन इस बार नाम यह आ रहा है कि शरद पवार राहुल गांधी से मिलने आ रहे हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट है। और राहुल गांधी का नाम आ रहा है तो एक लाइन और जोड़ देता हूं, फिर आता हूं आपके पास, कि आज ही सूरत कोर्ट में राहुल गांधी ने जो याचिका दायर की थी अपनी सजा के खिलाफ, उस पर सुनवाई पूरी हो गई है और 20 तारीख को इस पर फैसला आएगा।
आज सुनवाई पूरी हो गई, आज ही सुनवाई थी, पूरी हो गई और 20 तारीख को और शरद पवार की खबर यह आ रही है कि शरद पवार आज ही दिल्ली आ गए हैं और आज शाम 8:30 बजे, जब हम ये चर्चा करते रहेंगे शायद आखिर में, तो उनकी मुलाकात राहुल गांधी से